Assalamu alaikum. Now we are starting esophagus. We are done with the oral cavity. We are done with the salivary glands. अब हमने esophagus शुरू करनी है. Esophagus के अंदर भी डिफरेंट तरह की लीजन्स हैं, डिफरेंट तरह की डिजीजेज हैं. ठीक है, लाइक अगर आप लोग इसको शुरू से देखें तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड वास्कुलर डिजीजेज. इसमें वो वाली हम डिजीज डिस्कस करेंगे जो उसके ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, और वास्कुलर डिजीजेज यानी जो रिलेटेड हैं टू द वेसल्स सप्लाइंग द esophagus और ड्रेनिंग esophagus. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं. ठीक है, इसोफेजाइटिस उसकी कॉजेज पढ़ेंगे. उसमें डिफरेंट तरह की हैं, उसमें इन्फेक्शियस कॉजेज भी हो सकती हैं, उसमें हाइड्रोजेनिक केमिकल डिफरेंट तरह की हम उसकी टाइप पढ़ेंगे. उसके बाद इसकी न्यूप्लास्टिक लीजन हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ इसोफेगस. उसमें हम देखेंगे कि इसोफेगस के अंदर कौन कौन सी तरह के ट्यूमर्स डेवलप होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इसोफेगस का जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता है. ओरल कैविटी यानी आपका जो नेजोफेरिंक्स है उसके बिलो ओरोफेरिंक्स के पीछे से आपकी इसोफेगस स्टार्ट हो जाती है और ये जाती है आपके स्टमक के कार्डियक स्फिंक्टर तक. वहाँ से आपकी सेपरेशन है फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्टमक. उसको हम लोअर इसोफेजियल जंक्शन भी कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं. ठीक है, वो सेपरेट करता है इसोफेगस और स्टमक को. थोड़ी सी जनरल बातें मैं आपको बता दूं. इसोफेगस वैसे कोलैप्स होती है जब फूड इसके अंदर जाता है, तो इसका ल्यूमेन उस फूड से ऑक्यूपाई होता है और पेरिस्टालसिस के जरिए से वो फूड जो है वो आपका ओरल कैविटी से फेरिंक्स से फिर नीचे स्टमक में चला जाता है. और जब स्टमक में जाने लगता है तो वो जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से फूड इसोफेगस से स्टमक में जाता है. ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब इसकी जो एपिथेलियम होती है वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस नॉन केराटिनाइज्ड होती है, जैसे बाकी म्यूकोजल लाइनिंग्स की होती है. जो भी आपके एयर और या आपके मैकेनिकल फ्रिक्शन या मैकेनिकल फोर्स के अंडर आ रही होती हैं म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स, उन सब में यही इस तरह की, जैसे एनल कैविटी है, एनल कैनाल है, वहाँ की भी एपिथेलियम ऐसे ही है लोअर पार्ट के अंदर, जो बाहर आपके बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सपोज होती हैं. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड वास्कुलर डिजीजेस. ऑब्स्ट्रक्टिव में जब हम ऑब्स्ट्रक्शन की, अच्छा पेशेंट को अगर इसोफेगस के अंदर मसला है ना, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास डिस्फेजिया के साथ. इफ द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद डिस्फेजिया, सो यू विल थिंक ऑफ इश्यूज विद द इसोफेगस. अब उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन वाले हैं वो दो तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोई चीज़ है जो आगे से रास्ता रोक रही है फूड का, या फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो पेरिस्टालसिस हो रही थी, चीज़ कोई भी नहीं है, ल्यूमिनस पेटेंट, बट द पेरिस्टालसिस इज नॉट अकरिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में अपने बस ये याद रखना है क्या क्या चीज़ें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती हैं. उसमें एट्रेशिया है, यानी अगर वो डेवलपमेंट ही उसकी सही से नहीं हुई, इसोफेगस आके बंद हो गई है. ठीक है, यानी वो उसके ल्यूमिन में जो कैनलाइजेशन थी वो हुई ही नहीं. फिस्टुलास डेवलप हो गए हैं, किसी और जगह का रास्ता, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुलास डेवलप हो गए हैं, तो भी वो खाना आपका इसोफेगस से आगे नहीं जाएगा, वो ट्रेकिया में चला जाएगा. या डुप्लीकेशन हो जाती है समटाइम्स, तो उस केस के अंदर भी ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है. उसके अलावा इसोफेजियल स्टेनोसिस हो जाती है, ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. इसोफेजियल स्टेनोसिस के अंदर भी आपकी जो है वो पेशेंट को मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या अगर कोई ट्यूमर है जो रास्ते को तंग कर रहा है, उसमें भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी. इन्फ्लेमेशन है उसमें भी. सो डिफरेंट कॉजेज हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं. जब एक्वायर्ड हम बात करते हैं ना एक्वायर्ड की, तो द नैरोइंग जनरली इज कॉज बाय फाइब्रस थिकनिंग. कंजेनिटली तो स्टेनोसिस हो सकता है ना. जब हम एक्वायर्ड वाली कॉजेज की बात करते हैं तो दैट इंक्लूड्स फाइब्रस थिकनिंग, यानी वहाँ पहले इन्फ्लेमेशन होती रही और उसको ट्रीट नहीं किया गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती रही, फिर वहाँ फाइब्रोसिस होगी, वो एरिया सख्त हो गया, फिर उसमें क्या होगा, उस एरिया में पेरिस्टालसिस होगी ही नहीं. सब में कोजा की थिकनिंग हो गई, मस्कुलरिस की एट्रोफी हो गई, पेरिस्टालसिस नहीं हो रही, तो वो जगह जो है वो स्टेनोज हो जाएगी, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. सो दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक, देन वी हैव फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन. फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम पैथोलॉजी, आपकी इसोफेजियल जो मोटिलिटी है वो अफेक्ट हुई है. इसोफेजियल डिसमोटिलिटी इंटरफेयर्स विद दिस प्रोसेस एंड कैन टेक सेवरल फॉर्म्स, जिसमें हम बहुत सी डिजीजेस डिस्कस करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एकलेजिया. इसमें आपसे एकलेजिया ही पूछा जाता है फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर. एकलेजिया क्या होता है, ये पूरा पैराग्राफ है इसका. एकलेजिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्राइएड ऑफ इनकम्प्लीट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन. तीन चीजें हैं. एक तो आपका जो इसोफेजियल पेरिस्टालसिस है वो खराब हुई है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग इट इन फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन. सेकेंडली जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था जिसने रिलैक्स होना था, जिसकी वजह से फूड ने इसोफेगस से स्टमक में जाना था, वो रिलैक्स नहीं हो रहा. क्यों रिलैक्स नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी टोन बढ़ गई है, उसके ऊपर जो नर्व ने आकर उसे रिलैक्स कराना था वो एक्टिवेट नहीं हुई है, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, उन्होंने उसको सख्त कर दिया है. सो दिस इज व्हाट इज एकलेजिया. रीजन उसकी बहुत सारी हो सकती हैं. उस बेस पे हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है. वन इज प्राइमरी एकलेजिया एंड वन इज सेकेंडरी एकलेजिया. ठीक है, जो प्राइमरी एकलेजिया होता है वो आपके डिस्टल इसोफेगस को जो सप्लाई करने वाले न्यूरॉन्स हैं, जो आपके इसोफेजियल स्फिंक्टर को, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को और डिस्टल पार्ट ऑफ द इसोफेगस को सप्लाई कर रहे हैं, उनकी डिजेनरेशन हो गई है ड्यू टू एनी डिजीज. ठीक है, या वो इडियोपैथिक है, बाय कंजेनिटल है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी एकलेजिया, जिसके रीज़न वो न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने उसको रिलैक्स कराना था.
ठीक है। लेकिन अगर उसकी रीज़न कोई और एक्वायर्ड डिजीज़ है, कोई लाइक इधर लिखी हुई है जो इन्फेक्शन है ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई का, छैगस डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसकी उस मायोटेरिक प्लेक्सस की जो उसके मस्कुलरिस के लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता और इसोफेजियल डायलेटेशन हो जाती है। दिस इज सेकेंडरी एकलेजिया। ठीक है। उसके अलावा डीजेनरेटिव चेंजेस इन न्यूरल इनर्वेशन आइदर इंट्रिंसिक टू द इसोफेगस और विद इन द एक्स्ट्रा इसोफेजियल वेगस नर्व और टू द डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ द वेगस मे लीड टू सेकेंडरी एकलेजिया। यानी प्राइमरी एक्लेजिया तो वो होगा ना जिसकी इडियोपैथिक रीजन है, अगर उसके अलावा कोई भी चेंजेस हैं, एज रिलेटेड चेंजेस हैं, कोई डिजीज हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारी कॉजेज सेकेंडरी के अंदर आएंगी। जैसे हम हाइपरटेंशन को क्लासीफाई करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर भी किया है। छैगस डिजीज में क्या होता है, एक तो आपका वो स्फिंक्टर का प्रॉब्लम होता है, सेकेंड उसकी हार्ट मैनिफेस्टेशन भी होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई सेकेंडरी एकलेजिया की। उसके बाद और कौन सी डिजीज़ है जिसमें ये हो सकता है, एकलेजिया लाइक डिजीज में भी कॉज बाय डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, अगर वो इस एरिया को इन्वॉल्व कर रही है। इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स जैसे मैलिग्नेंसी है, अमाइलॉइडोसिस है, सार्कोइडोसिस है। तो अगर आपको एमसीक्यू आ सकता है इस तरह से कि द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ एकलेजिया, तो ये सारी ऑप्शंस दी होंगी, कोई एक इनमें से ऐसी होगी वो जो नहीं कॉज करती, तो यू हैव टू सेपरेट। तो उसके लिए आपको ये सारी पता होनी चाहिए। अमाइलॉइडोसिस इसको हाईलाइट कर लें, सार्कोइडोसिस है, इस तरह ये सारी डिजीज है जो यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद है एक्टोपिया। समटाइम्स आपकी कुछ एक्टोपिया होता है अदर देन योर नॉर्मल लोकेशन, कोई ऐसा टिश्यू जो अपनी नॉर्मल लोकेशन पे ना हो। जीआईटी इज साइट वेयर फ्रीक्वेंटली एक्टोपिक टिश्यूज आर फाउंड। ठीक है। जैसे इन द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा द अपर थर्ड ऑफ इसोफेगस। यानी समटाइम्स जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होना उसको स्टमक में चाहिए, वो एक्टोपिकली अपर थर्ड पार्ट ऑफ इसोफेगस में होता है, वेयर इट इज रेफर टू एज इनलेट पैच। ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रिक हेट्रोट्रोपिया पाया जाता है, स्मॉल पैचेस ऑफ एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा इन द स्मॉल बाउल, उसको हम गैस्ट्रिक हीट्रोट्रोपिया कहते हैं। सो दीज आर एक्टोपिया। उसके बाद आ जाते हैं इसोफेजियल वायरसेस, जो कि वास्कुलर डिसऑर्डर है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स खत्म हो गए। मैकेनिकल फंक्शनल, मैकेनिकल में क्या क्या हो सकता है, एट्रेजिया, स्टीनोसिस, फिस्टुला, सो ऑन। फंक्शनल में क्या है, एकलेजिया, उसकी प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में इडियोपैथिक होता है, सेकेंडरी में ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई इन्फेक्शन, डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और माइलोडोसिस, सार्कोइडोसिस वगैरह हो सकता है। दैट्स ऑल। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये इसोफेजियल वायरसेस क्या होता है, वायरसेस का मतलब होता है डायलेटेशन, कहीं भी हो सकती है। लेग वेन्स की हो जाए तो उसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं, एब्डोमिनल हो जाता है वो उसको एब्डोमिनल वायरसेस कहते हैं, और पर्टिकुलरली रेक्टल एरिया में हो तो उसको हम हेमोरॉइड के पाइल्स कहते हैं। सो ये भी आपके उन एरियाज में होते हैं जहाँ पर आपकी जो वेन्स हैं, एब्डोमिन और जीआईटी की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जहाँ पोर्टोसिस्टामिक शंटिंग होती है ब्लड की, पोर्टोसिस्टामिक एनास्टोमोसिस होता है, वहाँ पर ये डेवलप होती हैं। ठीक है। यानी कि जहाँ पर नॉर्मली आपका सारा ब्लड आपकी वेन्स ड्रेन कर रही होती हैं, आर्टरीज से वेन्स में जा रहा होता है। ठीक है। और फिर वो वेन से हार्ट में चला जाता है। बट जीआईटी इज एन एक्सेप्शन, इसका सारा ब्लड पहले पोर्टल वेन में जाता है, उसके थ्रू पहले लिवर में जाता है और फिर लिवर से सिस्टमिक ब्लड, सिस्टमिक वीनस सर्कुलेशन में जाता है एंड देन टू द हार्ट। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जीआईटी। सो दैट्स वाई जब लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है, लिवर का हेपेटाइटिस है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई एनी अदर थिंग, तो क्या होता है, पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाता है। और पोर्टल वेन का प्रेशर जब बढ़ता है तो वो बैक प्रेशर इंक्रीज करती है। और जहाँ जहाँ से इस पाथवे के अलावा कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पोर्टल वेन डायरेक्ट सिस्टमिक वेन्स के साथ कनेक्टेड है। नॉर्मली तो उसने लिवर से गुजर के सिस्टमिक वेन्स तक जाना है ना, बट देर आर एरियाज लाइक एब्डोमिन में है एरिया, रेक्टम के अंदर है और लोअर इसोफेजियल पार्ट के ऊपर है, तो वहाँ पर जो है वो प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड की बैक पूलिंग होती है और वो बहुत माइन्यूट आर्टरीज हों, माइन्यूट वीनस चैनल्स होते हैं, तो वो रप्चर भी कर सकते हैं। सो उसी को हम, अगर वो इसोफेगस पे है तो उसको हम इसोफेजियल वायरसेस कहते हैं। ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, डिजीजेस दैट impede portal blood flow cause portal hypertension which can lead to the development of esophageal varices, an important cause of massive and frequently life threatening bleeding। ठीक है। वो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, वो वेन्स जितनी उनमें ब्लड का बैक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, डायलेट कर जाती हैं और रप्चर भी कर जाती हैं, जिस जहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है। पैथोजेनेसिस क्या है, वन ऑफ द फ्यू साइट्स विद द स्प्लैंक्निक एंड सिस्टमिक वीनस सर्कुलेशन। स्प्लैंक्निक जो जीआईटी से जा रही है, पोर्टल वाली, they can communicate is the esophagus। तीन जगह मैंने आपको बताई। portal hypertension induces development of collateral channels that allow portal blood to shunt into the cable system। अगर आपको एनाटॉमी अच्छे से याद है, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, दिस इज द लिवर और ये आपका पूरा जो है वो जीआईटी है, ये इसोफेगस है। ठीक है। ये जीआईटी से सारा जो है वो ब्लड आपका, ये पोर्टल वेन है, सारा ब्लड जा रहा है पोर्टल वेन के अंदर। बट देयर आर सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन दैट आर ड्रेनिंग डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक वेन, जो इसोफेगस से ड्रेन करिए उसमें जा रहा है। ठीक है। कुछ रेक्टम में जा रहा है एंड सो ऑन। जब ये पोर्टल वेन की ही एक ब्रांच इधर जा रही है। ठीक है। जब पोर्टल वेन में हेपेटाइटिस है, कोई मसला है, प्रेशर, बैक प्रेशर बढ़ता है, बैक प्रेशर पड़ता है तो वो बैक प्रेशर क्या करता है, इस ब्रांच के अंदर प्रेशर को बढ़ाता है, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल डायलेट करती हैं और वो रप्चर कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद है हाउ एवर दीज कोलैटरल्स
veins enlarged subepithelial and submucosal venous plexuses which within the distal esophagus। अभी हम तस्वीर देखते हैं कि वो जब आप एंडोस्कोपी पे देखते हैं तो वो म्यूकोजल और सबम्यूकोजल वेसल्स कैसी नजर आती हैं आपको, जिनको हम फिर वेरिसेस कहते हैं। दे डेवलप इन 50% ऑफ esophagus, these vessels are termed as varices। अच्छा, द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन विद अल्कोहलिक लिवर डिजीज सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर होती हैं, ठीक। और उसके अलावा हेपाटिक सिस्टोसोमियासिस के अंदर भी हो सकती है, यानी लिवर के प्रॉब्लम्स की वजह से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। वायरसेस कैन बी डिटेक्टेड बाय एंजियोग्राफी बट आर मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। इसोफेजियल वायरसेस की बात करें, ठीक है। और ये टॉर्चुअस डायलेटेड वेन्स नजर आती हैं विद इन द सबम्यूकोजा। आपको वेन वैसे नहीं नजर आएगी एंडोस्कोपी पे, आपको सबम्यूकोजा एलिवेटेड नजर आएगा, ठीक है। एंड प्रॉक्सिमल स्टमक, द ओवरलाइंग म्यूकोजा कैन बी इंटैक्ट और अल्सरेटेड एंड नेक्रोटिक, पर्टिकुलरली इफ रप्चर्ड हैज अकर्ड देन इट कुड बी अल्सरेटेड और नेक्रोटिक, अदरवाइज स्मूथ ही होता है, बस एलिवेटेड और बल्ज होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट आपको हिस्ट्री कैसे देंगे, सिनेरियो कैसे आएगा, कहेंगे कि पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है, उसको ब्लैक टारी स्टूल्स आ रहे हैं। ब्लैक टारी स्टूल्स आपके आते हैं जब आपका अपर जीआई ब्लीड हो रहा हो, अपर जीआई ब्लीड, और उस पेशेंट को हेपेटाइटिस की, सिरोसिस की हिस्ट्री होगी, ठीक है। और आपने बताना है कि क्या उसके इसोफेगस के अंदर क्या डिजीज चल रही है, तो दैट इज इसोफेजियल वायरसेस। आप क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तो दैट वुड बी एंडोस्कोपी। वैसे एंजियोग्राफी पर भी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरल बातें हैं, तो दैट वाज ऑल अबाउट इसोफेजियल वायरसेस। सो ये इसकी डायग्राम है, ये एंजियोग्राम दिखाया हुआ है, ये आ रही है ब्लड वेसल और यहाँ से वो डिसकंटिन्यू होगी, ये सारी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और ये आपका एंडोस्कोपिक तरीके से, वैसे इसोफेगस की वॉल बहुत स्मूथ होती है, अगर मैं नॉर्मल दिखाऊँ ना आपको, ठीक है, इस तरह की ऑलमोस्ट होती है। इसमें भी एक पैथोलॉजी है बट वो नहीं है जो वहाँ पर हम डिस्कस करें। इस तरह की वॉल होनी चाहिए बिल्कुल स्मूथ, बट यहाँ पर इफ यू कैन सी तो वॉल में कितने बम्प्स हैं, कितनी डायलेटेड टॉर्चुअस सी अपीयरेंसेस, सो दैट इज वेरी इसोफेजियल वायरसेस, ठीक है। बाहर से जब आप इसोफेगस को देखते हैं तो इस तरह की अपीयरेंस नजर आती है। यहाँ पर इन्होंने काफी सारी वेन्स को लाइगेट कर दिया है बट स्टिल ये आपको स्वोलन और टॉर्चुअस नजर आ रही हैं, ठीक है। और ये वाली इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, देखें आप वेन का जो डायमीटर है वो कितना ज्यादा हो गया और उसमें ब्लड भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज इसोफेजियल वायरसेस। अब हमने करना है इसोफेजाइटिस। इसोफेजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस। देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन। अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं और क्या क्या उन कॉजेज की पैथोलॉजी है। द मोस्ट कॉमन इसोफेजियल लैसरेशंस आर मैलरी वीज टीयर्स। अच्छा, हम लोग फर्स्टली डिस्कस करें लैसरेशंस, म्यूकोजल इंजरी और इन्फेक्शंस, ट्यूमरस और जो कुछ और इन्फेक्शियस डिटेल वो हम आगे डिस्कस करेंगे। द मोस्ट कॉमन लैसरेशन जो है दैट इज मैलरी वीज टीयर्स। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग की जब इसोफेगस की होती है ना, तो उसके केस में ये लैसरेशन हो जाती है, जिसको मैलरी वीज हम टीयर कहते हैं। नॉर्मली रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल मास्कुलेचर प्रीसीड्स द एंटीपेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्टाइल वेव एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग। ये क्या होता है कि आपकी नॉर्मली जब आप बंदा वॉमिट करता है ना, तो जो आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल पूरा वहाँ मस्कुलेचर है वो सारा रिलैक्स करता है, फिर एकदम से वॉमिटिंग की पीक आती है। बट जब कंटिन्यूस वॉमिटिंग होती जाएगी ना, उसको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा और वो स्पाज्म में मसल जा सकते हैं और टीयर वहाँ पर डेवलप हो सकता है, ठीक है। दिस रिलैक्सेशन में फेल ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग विद द रिजल्ट दैट रिफ्लक्सिंग गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स, वो जब रिफ्लक्स होगा गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स का, क्योंकि स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, उससे इसोफेजियल वॉल स्ट्रेच करेगी और इसमें टीयर आ सकता है। एंड कैन पेशेंट कैन प्रेजेंट विद हेमाटोमेसिस, उसको फिर ब्लड भी आएगा वॉमिटिंग के अंदर, फाइन। उसके बाद आपने याद रखना है कि दी सुपरफिशियल टीयर्स जनरली हील क्विकली विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन। वॉमिटिंग खत्म होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी जलन फील होगी, बट देन वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर जो सीवियर ट्रांसम्यूरल टीयर है, अगर उसमें मसल लेयर को भी इन्वॉल्व कर लिया है, जिसको हम बुरहाफ सिंड्रोम कहते हैं, इट विल रिजल्ट इन लीकेज ऑफ द इसोफेजियल कंटेंट्स एंड द एसिडिक कंटेंट ऑफ द स्टमक इनटू द मीडियास्टिनम लीडिंग टू मीडियास्टिनाइटिस। और ये बहुत सीवियर किस्म की डिजीज है और इसमें हमें प्रॉम्प्ट सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें पेशेंट जो है वो शॉक में फौरन चला जाएगा। तो ये लैसिरेशन थी। केमिकल एंड इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस, केमिकल में क्या है, केमिकल एंड हाइड्रोजेनिक, इसमें हम डिस्कस करेंगे, इन्फेक्शियस आगे डिस्कस करेंगे। द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस म्यूकोजा ऑफ द इसोफेगस में भी डैमेज्ड। आप कुछ ऐसे इरिटेंट्स हमारी डाइट में अगर हम यूज़ करें, अल्कोहल है, corrosive एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं, हॉट फ्लूइड्स हैं, स्पाइसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, दीज आर सर्टन केमिकल्स, दे विल इन्फ्लेम योर म्यूकोजा, इसको हम केमिकल इसोफेजाइटिस कहेंगे, ठीक। इसमें मेडिसिन भी हो सकती हैं, जो कुछ ऐसी मेडिसिन है अगर आपने बहुत थोड़े पानी के साथ खाई हैं, दिल स्टक टू द इसोफेगस, वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, इसको हम पिल इंड्यूस इसोफेजाइटिस कहते हैं एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल इसोफेजाइटिस, ठीक है। इसमें सेल्फ लिमिटेड होता है, समटाइम्स वो अगर स्टिमुलस हटा दिया जाए तो वो ठीक हो जाता है, पर्टिकुलरली डाइनोफेजिया, यानी इसमें पेन होती है ड्यूरिंग स्वेलरिंग, हेमरेज, स्ट्रिक्चर और परफोरेशन, बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो उन केसेस में हो सकता है। हाइड्रोजेनिक इसोफेजियल इंजरी में भी कॉज बाय साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ठीक है। उन पेशेंट्स के अंदर जो कीमो या रेडियो ले रहे होते हैं, पर्टिकुलरली इसोफेजियल रीजन की चेस्ट इन्वॉल्व है या नेक इन्वॉल्व है, तो उन पेशेंट्स के अंदर अननोन रीजन की वजह से इसोफेजियल इंजरी देखी गई है, ठीक है।
एंड द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर नॉन स्पेसिफिक, इन्फ्लेमेशन होगी, अल्सरेशन मिल सकती है, और रेडिएशन की वजह से जो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं। तो इस्कीमिक जो है वो भी पिक्चर मिल सकती है हिस्टोलॉजी की स्लाइड के अंदर। ठीक है, उसके बाद है जी इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस। इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस जो है दैट इज कॉज्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। और नॉर्मली ईसोफेगस के इन्फेक्शंस नहीं होते, नॉर्मल लोगों को नहीं होते, उन्हीं लोगों को होंगे जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। सो डेबिलिटेटेड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर मिलेंगे। इन दीज पेशेंट्स ईसोफेजियल इन्फेक्शन बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स, साइटोमेगैलोवायरस और फंगल ऑर्गेनिजम्स इज कॉमन। सो ये तीन वायरसेस के नाम, दो वायरसेस और एक फंगस का नाम आपने याद रखना है। फंगस में भी कैंडिडा इज द मोस्ट कॉमन। सो ये तीन चीजें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर ईसोफेजाइटिस कॉज कर सकती हैं। Although Candida is most common pathogen, mucormycosis और aspergillosis भी हो सकता है। The esophagus में also involved in desquamative skin diseases, यानी ऐसे स्किन डिजीजेज जिसमें स्किन एक छिलके की तरह उतरती रहती है, उनमें भी इसोफेगस का म्यूकोजा जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। क्रॉन्स डिजीज में भी हो सकता है समटाइम्स। अच्छा, इन्फेक्शन बाय फंगाई और बैक्टीरिया कैन बी प्राइमरी और कॉम्प्लिकेट और प्री एग्जिस्टिंग अल्सर। ठीक है, हो सकता है आइसोलेटेड फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है कोई अल्सर है उसके ऊपर इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो गया हो। नॉन पैथोजेनिक ओरल बैक्टीरिया दे फ्रीक्वेंटली फाउंड इन अल्सर बेड्स विद पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। समटाइम्स जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो वो जो आपके ओरल फ्लोरा के जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो भी आपको वहाँ पर गए हुए मिलते हैं एंड वहाँ पर वो इन्फेक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, कैंडिडियासिस इन इट्स मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडहेरेंट। कैंडिडियासिस का जैसा ओरल कैविटी में अल्सर बनता है वैसा इधर भी बनता है। ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ डेंसली मैटेड फंगल हाइफी होंगे, सूडो हाइफी होते हैं, ट्रू हाइफी नहीं होते। स्पोर्स नजर आएंगे आपको एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स कवरिंग द इसोफेजियल म्यूकोजा। सो इसोफेजियल कैंडिडियासिस में ये चीज मिलेगी। एंडोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफन प्रोवाइड्स अ क्लू टू द आइडेंटिटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इन वायरल इसोफेजाइटिस। हर्पीज सिम्प्लेक्स में पंच्ड आउट लीजन्स होते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आपको वैसा ही पिक्चर नजर आती है जैसी ओरल कैविटी में नजर आई थी, उसी तरह की डीजेनरेटिंग एपिथेलियल सेल्स की रिम होगी अल्सर के एज पर। और साइटोमेगैलोवायरस के अंदर शैलो अल्सर होते हैं। अब तीनों के अल्सर्स को अगर आप कंपेयर करें, इसमें सूडो मेम्ब्रेन्स बन रही हैं। ठीक है, और ग्रे वाइट अल्सर होगा, इसमें जो है वो पंच्ड आउट लीजन है, पंच्ड आउट अल्सर है, थोड़ा उभरा हुआ अल्सर होगा, ब्रीच होगा म्यूकोजा के अंदर बट उभरा हुआ होगा। और इसके अंदर शैलो, बहुत ही डेप्थ में नहीं जाएगा, अल्सर जो है बहुत शैलो अल्सर होगा। बायोप्सी ऑफ दीज लीजन्स शो कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स विद इन द कैपिलरी एंडोथेलियम एंड स्ट्रोमल सेल्स, जिसे हम डायग्नोज कर लेते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हम लोग कर सकते हैं टू डायग्नोज विच वायरल इन्फेक्शन इज इन्वॉल्व एंड विच फंगस इज इन्वॉल्व। फाइन, तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है दैट इज ट्रॉमेटिक एंड वायरल इसोफेजाइटिस। इसमें ये मैलरी वीस्ट ईयर दिखाया हुआ है। ठीक है, दिस इज मैलरी वीस्ट ईयर इन द वॉल ऑफ इसोफेगस, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग और स्वोलन आपको एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द म्यूकोजा नजर आ रही है। ठीक है, जो सेकंड वाली डायग्राम है बी वाली, इसमें पोस्टमार्टम स्पेसिमेन विद मल्टीपल हेपेटिक अल्सर्स इन द डिस्टल इसोफेगस। ये जो नजर आ रहे हैं दीज आर हर्पीज सिम्प्लेक्स, जो अल्सर बनाता है वो इस तरह के नजर आते हैं इन अ पोस्टमार्टम स्पेसिमेन। उसके बाद ये सी वाली डायग्राम के अंदर आपको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर दिखाई हुई है हर्पीज वायरस की। हर्पीज वायरस के अंदर ना इस तरह की मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, जैसे ये सेल के अंदर इतनी सारी साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन्स, यहाँ भी इस तरह की अपीयरेंस नजर आती है। ठीक है, और साइटोमेगैलो वायरस के अंदर क्या नजर आता है, एंडोथेलियल सेल्स विद न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब इसमें जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर इसकी और इसकी थोड़ी सी मिलती जुलती है बट यू कैन डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। जो हर्पीज का है ना वो मार्जिनेशन, मोल्डिंग और ये वाला फिनोमिना शो करता है। ठीक है, इसमें सारे आपस में एक दूसरे के अंदर फिट हो रहे होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इंक्लूजन्स रैंडम होती हैं। ठीक, सो ये आपकी डायग्राम्स हैं जो अस्पी में आ सकती हैं। मैलरी वीस्ट ईयर या आपका हर्पेटिक ग्रॉस में कैसा नजर आएगा, हिस्टोलॉजी में कैसा नजर आएगा, और ये साइटोमेगैलो वायरस की। ठीक, अब रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस यानी वो वाली इन्फ्लेमेशन इसोफेगस की जो ड्यू टू द एसिड रिफ्लक्स हो रही होती है फ्रॉम द स्टमक।